और जंग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर इजराइल के हमले जारी है। बुशहर में इजराइल ने एक बार फिर हमला बोला है और कार के पास यहां बड़ा धमाका हुआ है। कार सवार को यहां चोटें भी आई हैं। लगातार ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उधर से इजराइल की बमबारी जारी। देखिए, बुशहर शहर पर ये नया हमला हुआ है। आग का गोला आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तबाही मचाता हुआ। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मिडिल ईस्ट में महातबाही आने वाली है? अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। जी हाँ, क्या डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर महातबाही का महाप्लान तैयार कर रहे हैं? और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप ने 48 घंटे वाले अपने अल्टीमेटम को अब 5 दिन कर दिया है। तो क्या अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान पीछे नहीं हटा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को हॉर्मुज की तबाही का ऑर्डर दे देंगे? यानी अब से कुछ घंटे बाद हॉर्मुज को लेकर मिडिल ईस्ट में महातबाही का ट्रिगर दबने वाला है। क्या ट्रंप हॉर्मुज पर महाबम गिराने वाले हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि उस चेतावनी के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ है। उल्टा ईरान ने ट्रंप को खरी खरी सुनाई है। ईरान ने कहा कि अमेरिका की इस गलती के भयंकर परिणाम होंगे। अमेरिका का हमला पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगा, क्योंकि ईरान इजराइल, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, इराक और यूएई के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू कर देगा। यानी ट्रंप की 48 घंटे की मोहलत पूरे अरब को अंधेरे में डुबा सकती है। साथ ही ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल समेत पूरे अरब के डिसैलिनेशन प्लांट भी तबाह कर दिए जाएंगे। यानी तेल संकट के बाद अब अरब में पानी का संकट भी आने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की पहरेदारी के चलते दुनिया भर के 3200 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं और ईरान को हॉर्मुज खोलने की धमकी देने वाले अमेरिका के करीब 5 बड़े शिप फंसे हुए हैं। वहीं फ्रांस के 52 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं। जर्मनी के 25, ब्रिटेन के 20 जहाज हैं। कनाडा के 2 जहाज यहां फंसे हुए हैं। इजराइल इस रूट का इस्तेमाल नहीं करता, उसके 2 से 3 जहाज यहां फंसे हुए हैं। पश्चिमी देशों के करीब 300 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के रुख ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। अमेरिका की धमकी के बाद अब नेटो भी ईरान के कदम से बौखलाया हुआ है। अगर मिडिल ईस्ट की इस जंग में नेटो भी उतर आया तो महाविनाश होना तय है। हॉर्मुज पर ईरान की किलेबंदी अब नेटो का सब्र भी तोड़ने लगी है। जिस तरह ईरान ने हॉर्मुज पर धाक जमाते हुए कई देशों के लिए वहां के रास्ते बंद कर दिए, उसे लेकर नेटो भी बौखला गया है। नेटो महासचिव मार्क रूट ने कहा है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पहले जहां नेटो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में था, अब तेल संकट खड़ा होते देख ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने के संकेत दे रहा है। अगर ईरान हॉर्मुज पर अपने रुख पर कायम रहता है तो उसे 22 देशों से सामना करना पड़ सकता है। नेटो ऐसे वक्त में ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है, जब ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उससे पहले ट्रंप नेटो के साथ न आने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो नेटो को कागजी शेर तक कह चुके हैं। उधर ईरान भी साफ कह चुका है कि हॉर्मुज पर धमकियों से डरने वाला वो नहीं है। ईरान ने कहा कि उन्हें नक्शे से मिटाने वाली धमकी दुश्मनों की हताशा को बताती है। हालांकि ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज सबके लिए खुला है, सिवाय उन देशों के जो उनकी धरती पर बारूद बिछा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में तत्काल युद्ध विराम के आसार नहीं दिख रहे हैं और इस बीच ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए 6 शर्तें रखी हैं और साफ साफ कह दिया है कि अगर तबाही रोकना चाहते हैं तो पूर्ण युद्ध खत्म कीजिए, शर्तें मानिए। आइए चलिए आपको वो शर्तें बता देते हैं। पहली शर्त, युद्ध न दोहराए जाने की पूरी गारंटी, कोई अस्थायी या प्रतीकात्मक युद्ध विराम मंजूर नहीं। दूसरी शर्त, अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को पूरे क्षेत्र से हटाए। तीसरी शर्त, युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजा मिले। चौथी शर्त, सभी क्षेत्रीय युद्ध खत्म माने जाएं। पांचवी शर्त, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का पूरा नियंत्रण रहे, किसी का दखल ना हो। छठी शर्त जो ईरान ने रखी है, ईरान को निशाना बनाने वालों पर मुकदमा और प्रत्यर्पण का हक मिले। युद्ध विराम के लिए ईरान जिस तरह की शर्तें रख रहा है उससे साफ है कि फिलहाल ये युद्ध थम नहीं रहा है, क्योंकि ये शर्तें शायद ही ट्रंप और नेतन्याहू को मंजूर हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। इजराइल समेत खाड़ी के कई देशों में अपने ड्रोन से खतरनाक हमले कर रहा है ईरान। आने वाले दिनों में इन देशों को धुआं धुआं करने वाला है और इसकी झलक उसने एक वीडियो जारी कर दिखाई है। मिसाइल और ड्रोन टनल्स के बाद IRGC के इस रहस्यमयी सुरंगों को देख अमेरिका, इजराइल भी अब चौंक उठे हैं। ईरान ने इस पाताल लोक का दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन मिसाइलों से पर्दा अभी नहीं हटाया है। लेकिन कैनिस्टर के आकार और भंडारण का तरीका ही बता रहा है यहाँ ईरान के खास हथियार मौजूद हैं, जिसका ना तो ईरान ने अभी इस्तेमाल किया है और ना ही दुनिया को इसकी जानकारी है कि इस टनल में है क्या।
लेकिन वीडियो देखकर साफ अंदाजा हो रहा है कि यहाँ बड़ी संख्या में बड़ी मिसाइलें तैयार रखी हुई हैं। इन मिसाइलों को दागने वाले लॉन्चर और ट्रक भी यहाँ मौजूद हैं। IRGC ने बीते दिनों भी दावा किया था कि वो फिलहाल पुराने हथियार खत्म कर रहा है। ईरान ने इस वीडियो के जरिए ये भी दावा किया है कि इन मिसाइलों के लिए अमेरिकी फाइटर्स को मार गिराना बाएं हाथ का काम है। ईरान का ये दावा एक हद तक सही भी लगता है, क्योंकि अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पर भी आपत्ति थी। लेकिन युद्ध में अभी तक ईरान अपनी ड्रोन और शॉर्ट रेंज मिसाइलों का ही जलवा दिखा रहा है। बड़ी और विध्वंसक मिसाइलों के साथ ही कई क्रूज मिसाइलें तो उसने दागी ही नहीं है। तो पहले जानिए ईरान की वो मिसाइलें जो इस्तेमाल वो कर चुका है। शहाब 3 जो एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, 1300 से 2000 किलोमीटर। फतेह 110, फतेह 313 छोटी दूरी की सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल, इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर। जुल्फागर छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 700 किलोमीटर। कियाम 1 भी एक SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज 700 से 800 किलोमीटर। खुर्रमशहर एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। हज कासिम एक बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज कितनी है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं। एमादा एक लिक्विड फ्यूल बेस्ड मीडियम रेंज मिसाइल, इसकी 1700 किलोमीटर रेंज है। सज्जील या सेजिल भी MRMB है, सॉलिड फ्यूल बेस्ड है और रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर। और अब बात उन मिसाइलों की जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और ईरान उनका इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इजराइल ईरान युद्ध के 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और युद्ध के बीच बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल ताकत कमजोर पड़ रही है। लेकिन पहली बार ईरान के मिसाइल लोक से रिपोर्टिंग का वीडियो सामने आया है, वो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो ईरान के मिसाइल लोक से सामने आई है, जहां ईरान का मिसाइल बेस है वहीं से ये मिसाइलें गरज रही हैं। इस वीडियो में भूमिगत ठिकानों से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च होती दिखाई दे रही है और दावा किया जा रहा है कि ईरान की सैन्य ताकत अब भी बरकरार है। यानी अब तक जो दावा किया जा रहा था कि ईरान की मिसाइल क्षमता कमजोर हो चुकी है, उन दावों पर ये वीडियो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। यानी साफ है कि ईरान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस तरह वीडियो जारी कर वो साफ तौर पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान-इजराइल जंग के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान करने वाली है। ईरान की मिसाइलों पर अटैक से पहले स्पेन के प्रधानमंत्री की तस्वीर और उनके बयान वाले पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। जंग के बीच ईरान का ये नया और अनोखा संदेश, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की तस्वीर वाले पोस्टर चिपकाए गए और इन पर उनके बयानों के स्टिकर भी लगाए गए। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि IRGC के सैनिक खुद इन स्टिकर्स को मिसाइलों पर चिपका रहे हैं, जिन पर लिखा है और इन मिसाइलों को इजरायल की तरफ दागा गया। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका इजरायल के सैन्य अभियान की आलोचना की थी और साफ कहा था नो टू वॉर। अब उसी बयान को ईरान अपने तरीके से संदेश के रूप में इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि संदेशों और प्रतीकों की भी बन चुकी है, जहां हर हमला एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भी दे रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। एक तरफ हमलों का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई भी तेज हो गई है। कल जहां ईरान में डिमोना पर हमला किया तो वहीं बदले की आग में तेहरान में रात भर धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। कल जहां डिमोना में ईरान ने बारूदी तबाही मचाई थी तो वहीं आज डिमोना ने भी ईरान से जबरदस्त बदला लिया है। तस्वीरें तेहरान की है, जहां रात भर आसमान आग की लपटों से लाल होता दिख रहा है। तेहरान के ऊपर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव दिखाई दिया और एक दुश्मन ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल ईरान के यजद इलाके में मिसाइल सिटी को निशाना बनाए जाने की खबर है, जहां डिमोना ने बंकर बस्टर बमों से हमले किए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन हमलों के बीच जब ईरान से मिसाइलें दागी गई तो दूसरी तरफ सायरन बजने लगे और लोगों में दहशत फैल गई। यानी साफ है जंग अभी और बढ़ेगी। अगर हमला होगा तो बदला जरूर लिया जाएगा। महायुद्ध में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये टकराव अब और खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है, जहां अब हर रात नए धमाकों और नए खतरे की आशंका बनी हुई है। महायुद्ध दिन ब दिन अपने खतरनाक दौर में पहुंच रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस जंग की गंभीरता को साफ बयान कर रही हैं, क्योंकि तेहरान में इजराइल ने भयंकर बमबारी की है। रात के सन्नाटे में गूंजते धमाकों की ये तस्वीरें तेहरान की है, जहां आसमान आग की लपटों से लाल हो गया और धमाकों की आवाज से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेहरान के आसमान में धमाके के साथ धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। पार सब स्टेशन पर हमले के बाद पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई।
इसी बीच ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हुई है। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया, जिनमें से एक मिसाइल लॉन्च के कुछ देर के बाद ही फेल हो गई और तेहरान के पास शहरियार इलाके में क्रैश हो गई। हमले और जवाबी हमले का ये सिलसिला अब लगातार जारी है। जंग का दायरा और मैदान अब बढ़ चुका है। बदलते हालात के साथ मिडिल ईस्ट में तनाव भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। और जंग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है। किरियत शमोना शहर पर यह हमला किया है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से यह हमला बोला है। हमले में रिहायशी इलाके में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना बड़ा ये धमाका होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान की दादागिरी से अमेरिका और इजराइल बुरी तरह बौखला गए हैं और ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान के सिरजान शहर में हवाई हमले कर ईरान के गोला बारूद के गोदाम को तबाह कर दिया गया। ईरान के सिरजान में अमेरिका और इजराइल का ये बारूदी विध्वंस देखिए। चंद सेकंड में पूरा इलाका धुआं कर दिया। हमले के लिए जिस जगह को चुना गया था वो ईरान के गोला बारूद से भरा हुआ एक गोदाम था। अब देखिए कैसे हमले के बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छाया हुआ है और फिर थोड़ी देर के बाद एक जोरदार धमाका हो जाता है। इस धमाके से चारों तरफ लाल तबाही मच जाती है। एक भयंकर आग का गोला उठता हुआ नजर आता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की ताकत को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। अब इसीलिए उन्होंने हमले के लिए सिरजान को चुना है, क्योंकि यहाँ पर ईरानी नेवी के ठिकाने हैं। इसके साथ ही गोला बारूद के गोदाम भी यहीं पर हैं। उन्हीं ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल तबाही मचा रहे हैं। महायुद्ध के 24वें दिन वार पलटवार जारी है। ईरान ने रविवार की रात इजराइल के कई शहरों पर क्लस्टर बम दागे और इस हमले में करीब 15 लोग घायल हुए। कई घरों और सड़कों को भारी नुकसान भी पहुंचा। क्योंकि समय के साथ ईरान का प्रहार घातक होता जा रहा है। इजराइल के आसमान में ये जो रोशनी दिख रही है वो ईरान के क्लस्टर बम की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस बार इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो हवा में ही कई छोटे बमों में फट जाती है और एक बड़े क्षेत्र में तबाही मचाती है। क्लस्टर मिसाइलों का उपयोग रिहायशी इलाकों के लिए बेहद ही घातक है। ईरान के इन मिसाइलों का खौफ ऐसा है कि यरूशलेम और वेस्ट बैंक में लाखों नागरिक इस समय बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं। ईरानी मिसाइलें इजरायली आसमान में उल्का पिंडों की तरह बौछार करती चमकती हुई नजर आ रही है। कहीं लगातार आग के शोले निकल रहे हैं तो कहीं क्लस्टर शेल गिरने से इमारतें जमींदोज हो रही हैं। हमले के दौरान कई जगहों पर छर्रे गिरने की खबर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे धमाकों के बाद भीषण तबाही मची हुई है। अब आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताते हैं जो पिज्जा की कीमत में दुश्मन के घातक हथियार को मार सकता है। जी हाँ, ब्रिटेन का ड्रैगन फायर लेजर हथियार युद्ध की तकनीक में एक क्रांतिकारी बदलाव है और यह हथियार प्रकाश की गति से हमला करता है और इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि ये 1 किलोमीटर की दूरी से भी छोटे सिक्के को भेज सकता है। 50 किलोवाट की लेजर बीम के साथ ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले लक्ष्य को पलक झपकते ही पिघला देता है, जो इसे महंगे थार जैसे सिस्टम का एक बेहद किफायती और घातक विकल्प बनाता है। अमेरिका का दोस्त ब्रिटेन एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो एक पिज्जा की रेट में ड्रोन को गिराने में कारगर है। ब्रिटेन की ड्रैगन फायर लेजर जैसी तकनीक दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसके एक शॉट की कीमत महज 1000 रुपए है। इस तकनीक को इसीलिए गेम चेंजर माना जा रहा है क्योंकि ईरान, इजराइल, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इराक, बहरीन पर ड्रोन से घातक वार कर रहा है। ईरान के ड्रोन की लागत कम है और आघात ऐसा करता है कि दुश्मन का किला धुआं हो जाता है। खाड़ी में अमेरिका के सैन्य बेस और इजराइल के शहरों में ईरान के ड्रोन आसमान से अंगारे फेंक रहे हैं। ड्रोन का हमला इन देशों में बर्बादी की गवाही दे रहा है। अपने इन्हीं ड्रोन पार के दम पर ईरान युद्ध में टिका हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन का ये ड्रैगन फायर लेजर गाइडेड एनर्जी वेपन हथियार, बारूद या मिसाइल के बजाय लाइट बीम से ही दुश्मन के घातक हथियारों को इंटरसेप्ट कर उन्हें मार सकता है। और आइए अब आपको ड्रैगन फायर लेजर की तकनीक और उसकी मारक क्षमता के बारे में जानकारी देते हैं। इस ब्रिटेन की प्रमुख रक्षा कंपनियों ने मिलकर इसे विकसित किया है। यह हथियार बारूद या मिसाइल की बजाय लाइट बीम का इस्तेमाल करता है। जहां तक रेडार और कैमरे देख सकते हैं वहां तक ये वार कर सकता है। इसमें कोई पारंपरिक विस्फोट नहीं होता है। ये लक्ष्य की सतह पर भीषण गर्मी पैदा कर देता है और इससे धातु पिघल जाती है और ढांचा हवा में ही बिखर जाता है। इसके एक शॉट की कीमत मात्र 1000 रुपए है। ड्रैगन फायर फिलहाल
ड्रोन्स, मोर्टार और क्रूज मिसाइलों जैसे सॉफ्ट टारगेट्स के लिए बेस्ट है। तकनीक से हजारों करोड़ रुपए बच सकते हैं, क्योंकि ईरान के 17 लाख के ड्रोन को मारने के लिए अभी अमेरिका को 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है। अगली खबर का रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट का युद्ध जो है वो अब साख का सवाल बन गया है। एक तरफ ईरान है कि हार मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर उनके अपने देश में जनता उनसे इतनी खफा हो गई है कि कहीं भी मध्यावधि चुनाव में उन्हें हार का सामना न करना पड़ जाए। अब ट्रंप की लोकप्रियता और ईरान युद्ध पर एक नया सर्वेक्षण सामने आया है, जिसमें अमेरिकी जनता पूरी तरह से ट्रंप से अब नाराज नजर आ रही है। जो जनता चुनाव से पहले ट्रंप की दीवानी हो चली थी और जल्द उनकी सरकार आने की कामना कर रही थी, अब वही सरकार गिरने का इंतजार कर रही है। ताजा सर्वेक्षण में अमेरिका के 2/3 यानी कि करीब 66% लोग ईरान के साथ चल रहे युद्ध को अनावश्यक मानते हैं, यानी ट्रंप के पक्ष में सिर्फ 34% जनता ही खड़ी है। सर्वे में युद्ध के साथ ही अमेरिका पर असर भी शामिल था। मुख्य रूप से युद्ध का विरोध, आर्थिक चिंता, प्रशासन की विफलता और रणनीति में बदलाव जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। लोगों ने सबसे ज्यादा युद्ध वाले बिंदु पर बात की। 66% इसके खिलाफ नजर आए, तो 60% ने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। युद्ध के लंबे खिंचते चले जाने पर 57% लोगों ने कहा ये संघर्ष गलत दिशा में जा रहा है। हालांकि मध्यावधि चुनाव में हार होने पर भी सरकार नहीं गिरती, लेकिन पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचता है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को लेकर पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी तो विरोध कर ही रही है। अब पाकिस्तान में ट्रंप को पागल घोषित कर दिया गया है। हालांकि ये शहबाज और मुनीर या फिर किसी पाकिस्तानी नेता ने नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी एम्बेसी का ऐसा कहना है। इस्लामाबाद स्थित ईरानी एम्बेसी ने ट्रंप पर ये बड़ा तंज कसा है। एम्बेसी के हैंडल से किए गए इस पोस्ट में ट्रंप के 2 पुराने पोस्ट को भी रखा गया है। एम्बेसी के इस पोस्ट की दूसरी लाइन में ट्रंप को अनफिट कहा गया है। पोस्ट में लिखा गया है, अमेरिका के माननीय और महान राष्ट्र को, ये व्यक्ति पद के लिए मानसिक रूप से योग्य नहीं है। ये करदाताओं के धन का दुरुपयोग करके एक साहसी और कर्मठ राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। आपका पैसा आपके राष्ट्र के निर्माण के लिए था, न कि हमारे स्कूलों पर बमबारी के लिए। इससे पहले भी एम्बेसी ट्रंप को लेकर काफी मुखर रहा है और उन पर तंज कस चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पोस्ट को ईरानी ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम भी रीपोस्ट और लाइक कर रही है। और यही शहबाज और मुनीर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो कहीं से भी ये बात सामने नहीं आने देना चाहते कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी ट्रंप के खिलाफ है। लश्कर आतंकी बिलाल सलाफी की हत्या का मुद्दा पाकिस्तानी मीडिया में छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी समाचार का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूज एंकर इस हत्याकांड पर चिंता में डूबी दिखाई दे रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है। और वो अपने शो में विश्लेषक से पूछ रही है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे पर डिबेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईद की नमाज के बाद आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर बिलाल आरिफ सराफी की उसके परिवार वालों ने चाकू मारकर और गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि ये घटना मुरिदके के मरकज के पास लश्कर-ए-तैयबा के ध्वस्त मुख्यालय के नजदीक घटी। अब इस मुद्दे पर पाकिस्तानी चैनल के विश्लेषक का जवाब भी सुनिए। कुल मिलाकर भारतीय धुरंधर के एक्शन से पाकिस्तान में टेंशन है और उनका खौफ अब दुनिया के सामने आ चुका है। जम्मू कश्मीर के सांबा के घगवाल इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर के बाहर हुए धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। ये धमाका यहां के पूर्व सरपंच के घर के बाहर हुआ और इस धमाके के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गए। पूर्व सरपंच जयराम शर्मा के घर के बाहर धमाका इतना तेज हुआ कि वहां लगे लोहे के गेट के परखच्चे उड़ गए। इसके अलावा आसपास के कुछ घरों के शीशे भी टूट गए। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ये गांव है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो लगातार यहां पर जांच कर रही है। यहां पर जो घर है वहां पर जो कांच है वो भी यहां पर टूटा है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि कितना इम्पैक्ट इस ब्लास्ट का यहां पर हुआ है। पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक होने के कारण आतंकी हमलों का शक जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ और ड्रोन वाली साजिश भी सामने आती रही है। इस धमाके के चलते सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि आतंकी जम्मू रीजन को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के कई सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया था। अब मुनीर के जासूसी नेटवर्क से जुड़े एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। और अब तक इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गाजियाबाद पुलिस के द्वारा इस केस से जुड़े 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
आज योगी फोर्स ने जासूसी नेटवर्क से जुड़े हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद से नौशाद और मथुरा से मीरा पहचान छिपाने के लिए ई-रिक्शा चलाती थी तो नौशाद पंचर की दुकान चलाता था। मीरा पाकिस्तानी हैंडलर्स के उस ग्रुप से जुड़ी हुई थी जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स डायरेक्ट बातचीत करते थे और मीरा उसकी एक्टिव सदस्य। मुनीर के जासूस, ई-रिक्शा ड्राइवर, पंचर वाला, ट्रक ड्राइवर। जांच में ये भी सामने आ गया है कि जासूसी के लिए चोरी की सिम, 100 से ज्यादा सिम का इस्तेमाल, 200 से ज्यादा वीडियो पाकिस्तान भेजे, करीब 15 लाख की ट्रांजैक्शन हुई। पाकिस्तानी हैंडलर सरफराज सरदार अलग अलग कम्युनिकेशन एप्स का इस्तेमाल, करीब 40 सदस्यों के संपर्क में रहता था। लेकिन पाकिस्तान में बैठा मुनीर शायद ये भूल गया था कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां सुरक्षा में सेंधमारी की तो बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस मुनीर के जासूसों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क के पूरे लिंक को खंगालने में जुटी है, क्योंकि ये पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की उल्टी गिनती जारी है। राज्य के 10 जिलों से आई तस्वीरें ये साफ बयान कर रही हैं कि अगर अपराध उत्तर प्रदेश में होगा तो फिर यहाँ पर एक्शन भी होगा और पुलिस से अगर उलझोगे तो फिर यहाँ पर बंदूक से उपचार किया जाएगा, जैसा कि इन बदमाशों का उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। सहारनपुर से लेकर जौनपुर तक, लखनऊ से उन्नाव और प्रतापगढ़ तक, गोंडा और बाराबंकी में भी अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पुलिस की सख्ती का असर ऐसा है कि कई आरोपी खुद ही सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं और जो कानून को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि वो दोबारा अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। राजधानी लखनऊ में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। बदमाश की पहचान गैंगस्टर अर्जुन रावत के रूप में हुई, जिस पर कई संगीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं जौनपुर में योगी फोर्स ने 25,000 के इनामी बदमाश आरिफ को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। यूपी में योगी फोर्स फुल एक्शन में है, क्योंकि सीएम योगी का संदेश साफ है, जो भी राज्य में अपराध करने की कोशिश करेगा उस पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। योगी फोर्स के सख्त रवैये का ही नतीजा है कि अपराध का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है और बदमाशों में खौफ का माहौल है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के जेल से निकलने की खुशी में बिहार के पटना से मोकामा तक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही यहां तैयारियां शुरू हो गई थीं और जब जेल से निकलने का दिन आया तो 3 लाख रसगुल्ले बनाए गए। क्योंकि मौका ही ऐसा था कि कोई बिना मुंह मीठा किए रह नहीं सकता था। छोटे सरकार के समर्थकों ने पहले ही उनके आवास को दुल्हन की तरह सजवाना शुरू कर दिया था। स्वागत में जगह जगह पोस्टर लगा दिए थे, समर्थकों के लिए टेंट और दूसरी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन असली आकर्षण था रसगुल्ला, वो भी 1-2 डिब्बे या 5-7 किलो नहीं बल्कि 3 लाख रसगुल्ले। विधायक आवास में ही इन रसगुल्लों को बनाया गया, जिसके लिए कई लीटर दूध, कई क्विंटल चीनी और सैकड़ों बर्तन मंगवाए गए थे और कई तरह के पकवान तैयार कराए गए, जिनसे अनंत सिंह के स्वागत में आए लोगों और फैंस का मुंह मीठा कराया जा रहा था। अब भले ही अनंत सिंह को छोटे सरकार कहा जाता है, लेकिन उनकी तैयारी चाहे चुनाव की हो या जेल से निकलने की, हमेशा बड़ी और भव्य ही होती है। अब सोचिए, मर्डर के आरोप में बंद एक आरोपी का इस तरीके का स्वागत इसी देश में हो सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने फरार बदमाशों की संपत्तियों पर कार्रवाई की है। कहीं नोटिस चस्पा किया है तो कहीं कुर्की कर दी है। मोतिहारी में अब अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस की टीमों ने एक साथ कई इलाकों में छापेमारी की और वांछित बदमाशों के घरों और दुकानों पर कार्रवाई की। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोग आज इनके घर पे मोहसिन आलम जो रेप केस का अभियुक्त है, इसके घर पे इश्तिहार चपका कर रहे हैं। यथाशीघ्र यदि आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो घर को कुर्क किया जाएगा। कहीं टीमें दरवाजे तोड़कर अंदर घुसी, नोटिस चिपकाए और संपत्तियों को कुर्क कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये संपत्तियां अवैध कमाई से बनाई गई थी, जिन्हें अब जब्त किया जा रहा है। अब इस सख्त कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया है और कई आरोपी अब सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। मोतिहारी में बिहार पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि कानून से भागने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलेगी। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि इलाके में कानून का राज कायम रह सके।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक यूट्यूबर को वाल्मीकि समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी वसीम खान को अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यूट्यूबर वसीम रजा ने जंगल सफारी के दौरान वाल्मीकि समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वसीम रजा के इस वीडियो को देखकर वाल्मीकि समाज का गुस्सा भड़क गया। रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया। वहीं बवाल बढ़ता देख वसीम ने एक वीडियो जारी कर वाल्मीकि समाज से माफी मांगी। उन सभी से माफी मांगता हूं जिनकी भावनाओं को ठेस लगी है, क्योंकि मैं किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं रखता हूं और ना ही कोई उद्देश्य था। लेकिन फिर भी वाल्मीकि समाज के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो वसीम की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं पुलिस ने माहौल बिगड़ते हुए देख वसीम रजा को गिरफ्तार कर लिया। वसीम पर शांति भंग समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करना 2 नाबालिगों को भारी पड़ गया। आरोपी ने न सिर्फ धमकी दी बल्कि तमंचा लहराकर दबंगई भी दिखाई। दबंगई की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। यहाँ 2 नाबालिगों ने रास्ते में छेड़छाड़ का विरोध किया, लेकिन इसके बाद आरोपी युवक ने हद पार कर दी। आरोपी अपने घर की छत पर चढ़ा और हाथ में तमंचा लेकर लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। इतने पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी खुलेआम डराने की कोशिश कर रहा है। बाद में पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा के साथ न्याय की मांग की है, लेकिन आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। सवाल ये है कि चोरी कर सीनाजोरी कब तक चलेगी। अब देखना होगा कि तमंचा लहराकर योगी फोर्स को चैलेंज देने वाला ये आरोपी कब गिरफ्त में आएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो 2 नाबालिगों के साथ नकली नोट छाप रहा था और इनके पास से हजारों के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। वहीं जब पुलिस ने पकड़ में आए आरोपी उधम सिंह यादव से पूछताछ की तो इसने बताया कि उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। जाली नोट के खेल में इस मास्टरमाइंड ने यूट्यूब और गूगल से नकली नोट बनाने का तरीका सीखा था। यूट्यूब से सीखकर ये घर में ही लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से जाली नोट छापने लगा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इसके घर से प्रिंटर और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 100 रुपए के 55 जाली नोट और 452 आधे बने हुए नोट भी बरामद किए हैं। फर्जी करेंसी छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें मौके से जाली नोट 100 रुपए के बरामद हुए तथा जाली नोट छापने के उपकरण बरामद हुए। आरोपी ने नकली नोट के इस खेल में 2 नाबालिग लड़कों को भी शामिल किया हुआ था। पुलिस ने जब घर में रेड की तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस मौके पर दबोच लिया। सांप का नाम सुनते ही या उसे देखते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामला बिल्कुल ही उल्टा निकला। यहाँ एक शख्स को सांप ने काटा तो शख्स ने सांप को ही दबोच लिया और उसे लेकर अस्पताल जा पहुंचा। यही है मेरठ का वो दिलेर शख्स साजिद, जिसके अस्पताल पहुंचते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि सांप के काटे जाने के बाद ये शख्स सांप को लेकर ही अस्पताल पहुंच गया था। दरअसल ये शख्स स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया हुआ था, जहां मौजूद एक सांप ने उसे डस लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि साजिद ने यहाँ न तो शोर मचाया और न ही हिम्मत हारी, बल्कि फुर्ती दिखाते हुए उस हमलावर सांप को ही दबोच लिया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब साजिद हाथ में जिंदा सांप लेकर दाखिल हुआ तो डॉक्टर्स और तीमारदारों के होश उड़ गए। जिसके बाद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से उस सांप को साजिद की चंगुल से छुड़ाया और साजिद का प्राथमिक इलाज शुरू किया, जिसके बाद जल्द ही उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अब इसे साजिद का पागलपन कहें या दिलेरी, सांप भी सोच रहा होगा, पता नहीं किस इंसान से पाला पड़ गया था। और युद्ध से जुड़ी इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत। ईरान के एक बड़े नेता से हो रही है बात। यूएस ईरान जल्द ही सहमति बनाएंगे। इजराइल भी समझौते से खुश होगा। बीती रात ईरान के नेताओं से बात हुई तो कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कल सुबह होते होते नहीं बदला तो शायद अब ईरान और इजराइल अमेरिका का ये युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बीती रात ईरान के नेताओं से बातचीत हो रही है। इसमें जारी जंग के बीच जम्मू कश्मीर से इंसानियत की एक अलग ही तस्वीर हमें मिली है। यहाँ बड़गाम में लोग ईरान के प्रभावित लोगों की मदद के लिए एकजुट हुए और सोना, चांदी और नकदी का दान किया। यहाँ लोग एक जगह इकट्ठा हुए और ईरान के प्रभावित लोगों के लिए सोना, चांदी और नकद दान किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी इस पहल में शामिल हुए।
कश्मीर के लोगों ने तांबे के बर्तन, महिलाओं ने अपने गहने और नकदी इकट्ठा की, बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ी। इस एकजुटता को ज्यादा खास बनाया बच्चों ने अपनी बचत दान देकर। इस महिला ने तो अपने दिवंगत पति की याद में रखा सोना भी दान कर दिया, जो इस पहल को और भावुक बना देता है। ईरान में जारी संघर्ष के बीच हुए नुकसान को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। ईरान के दूतावास ने भी भारत के लोगों की इस मदद और मानवता के लिए धन्यवाद जताया है। युद्ध के बीच ये तस्वीरें बताती हैं कि मुश्किल वक्त में सीमाएं मायने नहीं रखती, इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है।